अब क्षितिज गद्य खंड में है स्वयं प्रकाश जी, इनका पाठ है नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। उन्होंने राजस्थान में काम किया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, छप चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आज स्वयं प्रकाश जी का पाठ हो गया नेताजी का चश्मा। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो चौराहे पर मूर्ति बनाई गई थी, उसमें चश्मा नहीं था और एक व्यक्ति चश्मा चौराहे पर बेचता था और रोज़ उसमें चश्मा बदला करता था तथा कैप्टन का पान वाला हालदार साहब वहाँ पर पहुँचते हैं और चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हैं कि क्यों इस पे प्रतिदिन चश्मा पहनाया करता है। और फिर चश्मे वाले के प्रति हालदार साहब की श्रद्धा बढ़ जाती है। इस प्रकार देख करके फिर कैप्टन की मृत्यु और मूर्ति चश्मा विहीन होना, फिर मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं बदलता है। और सरकंडे का चश्मा एक दिन फिर जब कैप्टन मर जाते हैं तो बच्चों द्वारा हालदार साहब सरकंडे, एक नरकट जाति का पौधा होता है, बच्चे उससे बना चश्मा मूर्ति पर पहना देते हैं और इसको देख करके हालदार साहब की आँखें भर आती हैं, उनकी आँखों में आंसू निकल आते हैं। अब पाठ है हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल, खुले में बनाया हुआ सिनेमा हॉल जिसके ऊपर छत नहीं होती है उसको कहते हैं ओपन एयर सिनेमा हॉल, और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो मैंने एक
आदत से नगर पालिका भी बनी थी। नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह माने उलझन और चिट्ठी पत्री में बर्बाद कागज़ इधर से उधर करने में हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, छाती भर की मूर्ति उसको कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसिन माने नाजुक या कम आयु के फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो जो उन्होंने नारे दिए थे देश को आज़ाद कराने में, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, कसर माने कमी, जो देखते ही खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, उत्कंठा भरी, जो आश्चर्यपूर्ण वाली मुस्कान थी, वह फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया माने विचार भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल माने वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी। जब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, इसकी सराहना की जानी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कोई देशभक्ति करना चाहता ही नहीं है, किसी में देशभक्ति है ही नहीं, सारे लोग देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कह रहे हैं लेखक, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक जो आश्चर्य था और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। आइडिया मैंने विचार। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई एक बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार एक कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा। जो उनकी उत्कंठा थी वह और अधिक बढ़ने लगी और पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह से उन्होंने पान ठूसा हुआ था,
वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, प्रसन्नचित्त रहने वाला, दुर्दमनीय माने जिसका दमन ना किया जा सके उसको कहते हैं दुर्दमनीय, जिसको दबाया या जीता न जा सके, और खुशमिजाज प्रसन्नचित्त रहने वाला वह पान वाला था, आदमी था। खुशमिजाज माने प्रसन्नचित्त रहने वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, जो उसका पेट आगे आ रखा था वो हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, जो उसके दांत थे, कैप्टन चश्मे वाला करता है, उस व्यक्ति ने कहा। पान वाले ने, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज माने बदलना, कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है, क्यों बदल देता है? हालदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई गिराक माने ग्राहक आ गया समझो, उसको बेच दिया। उसके चौड़े चौखट चाहिए उसको, जो ग्राहक आ रखा था। तो कैप्टन किधर से, कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत माने दुखी करती है, और मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक खरीदने वाला आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार माने आवश्यकता होती कि मुझे वही चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा देता। फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और उसके बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आइडिया मैंने विचार। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल ने वास्तविक जो चश्मा है वह कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी और कत्थे की डंडी, जो पान में मिलाते हैं, फेंक करके पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया जिसने यह मूर्ति बनाई। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित माने आश्चर्य करने वाली और गर्वित करने वाली थी। उसको पिघलाने वाली थी, माने उसको भावुक करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्मे का अध्यापक था, जो उस कस्मे में रहता था। बेचारे ने महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब सोच रहे हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र माने अनोखा और कौतुक भरा, उत्कंठा भरा या आश्चर्यपूर्ण लग रहा था। इन्हीं ख्याल माने विचारों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष उसके सामने नतमस्तक होते हुए, झुकते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े
और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई जो उसके दांत थी और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा, क्योंकि वह लंगड़ाता था जो चश्मे वाला था फौज में। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छटवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का ऐसा मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें देशभक्ति की भावना थी, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मैंने कुछ ना कह सकने की स्थिति, जैसे थे वहीं पर खड़े रहे, हक्का बक्का इसको कहते हैं, रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची जो छोटा बक्सा होता है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, हवलदार साहब सोच रहे हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह उसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी हवलदार साहब का बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर उस मूर्ति पर लगा होता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक जो आश्चर्य था और प्रफुल्लता प्रसन्नता के क्षण देने के लिए उन्हें वह देख करके खुशी मिलती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम माने उस समूह का, उस जाति का, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देते हैं। होम माने उसमें आहुति दे देते हैं, अपने प्राण लुटा देते हैं, देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं। अपने ड्राइवर से कह दिया कि आज वहाँ पर नहीं रुकेंगे, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, जैसे रोज उठती थी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे जोर से कहने लगे, रोको। जीप स्पीड में थी, तीव्र गति में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते जो लोग थे वो देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते
हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे लगा देते हैं। सरकंडे में जो नरकट जाति का पौधा होता है उसका चश्मा बच्चों ने लगा रखा था। हालदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ऐसा देख करके उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। चलो, कैप्टन मर गया, लेकिन किसी ने तो मूर्ति पर चश्मा लगाया, इसलिए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब इसमें पाठ का नाम हो गया नेताजी का चश्मा और लेखक हो गए स्वयं प्रकाश। अब इसमें प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो किताबी में उत्तर है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि पूरे कस्बे में कैप्टन ही ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था और वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदला करता था। कैप्टन की देशभक्ति की भावना प्रबल थी, उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब बाकी प्रश्न है, ये किताब में है, ये आप लोगों ने करने हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सारे प्रश्नों के उत्तर जो अब अभी गद्य पढ़ा उसी में है, आप लोगों ने छांट करके इसके उत्तर लिखने हैं।